Hello everyone, I am Ajay Singh, founder and director of TCM Education. TCM Education क्लैट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए मास्टर स्टडी प्लान लेके आ रहा है। आज हम इस प्लान में वो सारे सवाल उठाएंगे जो स्टूडेंट के इन लास्ट 80 डेज में होते हैं और इसमें मेरे टीम के मोस्ट एक्सपीरियंस मेंबर शुभांग सर, जो हमारे यहाँ लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन देखते हैं और इनका क्लैट के फील्ड में 15 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है, जो उन सारे सवालों के जवाब देंगे जो स्टूडेंट को इन दोनों सब्जेक्ट में परेशान करते हैं। जैसा कि पता है कि ये दोनों सेक्शन क्लैट एग्जाम में 45% का वेटेज रखते हैं और प्रॉब्लम इन सेक्शंस में ज़्यादा स्टूडेंट को होती है। और मेरे साथ दूसरे टीम मेंबर हमारे आदित्यन सर, जो लीगल सेक्शन देखते हैं और ऑल इंडिया क्लैट एलेट टॉपर्स रहे हैं, तो वो लीगल सेक्शन में होने वाली स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को बताएंगे कि कितने आसान तरीके से किया जा सकता है। और मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा जो क्वांटिटेटिव टेक्निक में स्टूडेंट के लिए होते हैं। तो ये टीसीएम का स्टडी प्लान एक्चुअल में मैं वो सारे सवाल उठा रहा हूँ स्टूडेंट की तरफ से जो उनके लास्ट मोमेंट पे होते हैं और उनको बहुत परेशान करते हैं कि हम क्या 80 डेज में क्लैट क्रैक कर सकते हैं या नहीं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये ब्रॉडकास्ट देखने के बाद आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए होता है कि मॉक कैसे करें, मॉक स्ट्रेटजी क्या है, बोर्ड के साथ साथ क्लैट कैसे करें और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो हम उन सारे सवालों के जवाब आज देंगे। मेरा मानना है बहुत हेल्प करेगा उन बच्चों के लिए जो इस साल क्लैट 26 में अपीयर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपके सवाल और मेरे टीम के बेहतरीन जवाब आपके लिए। हेलो एवरीवन, आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ टीसीएम एजुकेशन। आज मेरे साथ दो एक्सपर्ट लीगल एप्टीट्यूड आदित्यन सर और शुभांग सर, जिनका एक्सपीरियंस 15 साल से ज़्यादा वर्षों का है इन क्लैट और कैट जैसे एग्जाम में ट्रेनिंग दे। आदित्यन सर जो कि ऑल इंडिया क्लैट और एलेट के टॉपर्स रहे हैं, जिनकी रैंक 12 रही है और ये एनएलयू दिल्ली से पास आउट है और आज बच्चों को लॉ एग्जाम के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। तो सबसे बड़ा आज मैं बच्चों की तरफ से सर से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो जेन्युइन प्रॉब्लम उन बच्चों की होती है जिनके आंसर वो ढूंढते हैं और उनको सही आंसर मिल नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ सर कि वो बोर्ड के साथ कैसे क्लैट जैसे एग्जाम और एलेट को टॉप करे और कैसे क्रैक करे, कैसे मैनेज करे और आपके सब्जेक्ट में उसको किस तरह से करना चाहिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर। सर बोर्ड के साथ जहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बोर्ड के साथ कैसे एग्जाम देना चाहिए, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम का एक प्रेशर वी अंडरस्टैंड, एक स्टूडेंट की लाइफ में बोर्ड एग्जाम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वुड से एक सबसे बड़ा पड़ाव होता है। वो सब कुछ चाहता है कि अपना बोर्ड एग्जाम उसका अच्छा जाए, अच्छे मार्क्स आए, बट एट द सेम टाइम क्लैट एग्जाम इज ऑल्सो समथिंग जो कि उनको देना है और उससे आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा और उससे आपकी एक करियर की दिशा बनती है। तो आपको सबसे पहले तो अपना टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि कैसे आप टाइम मैनेज करें, बिकॉज आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोर्ड को इतना ज़्यादा टाइम दे दें कि आप क्लैट के लिए एकदम आप उसकी तैयारी ना कर पाए, या फिर आप क्लैट को इतना ज़्यादा टाइम दे दें कि आप बोर्ड की तैयारी कर पाए। तो ये एक बैलेंस स्टूडेंट्स को बनाना पड़ेगा। वो बैलेंस जब तक नहीं आएगा ये मुश्किल रहेगा स्टूडेंट के लिए। बट दिस इज नॉट समथिंग जो कि बहुत टफ है। आप ट्राई करिए, आप शेड्यूल बनाइए अपना, आप कंसिस्टेंसी रखिए, एक बैलेंस कंसिस्टेंसी की दिन में 2 घंटे ही सही आप ट्राई करिए, आपको पढ़ना है क्लैट का एग्जाम। आप देखिए अपने आप को आइडेंटिफाई करिए, व्हाट आर योर वीक एरियाज, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, वो सिलेबस आप बनाइए, आप सिलेबस कंप्लीट करिए। वो 3 घंटा ही अगर आप सही दिन में दे रहे, 4 घंटा ही सही दे रहे, वो मेक श्योर आप हर दिन दें। मे भी चलिए ठीक है, बोर्ड एग्जाम जब एकदम करीब आ गए, लेट्स से इट्स 2 और 3 वीक्स अवे, तब आप बोर्ड एग्जाम को ज्यादा टाइम दें। बट अदरवाइज लास्ट ईयर ऑफ योर स्कूल आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप कभी छोड़े ना किसी एरिया को। आप ये ना करें कि आखिरी के लिए कुछ रखें, कभी आखिरी के लिए कोई चीज नहीं रखनी चाहिए। तो एक बैलेंस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। विद दैट टाइम शेड्यूल आई बिलीव एनीवन कैन डू एनीथिंग, कैन डू वंडर्स। लीगल एप्टीट्यूड जैसा सब्जेक्ट बहुत से बच्चों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से इस एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं। ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होते हैं, कॉमर्स से होते हैं। तो इस सब्जेक्ट को
कैसे इजी बनाया जाए, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, 30 मार्क्स प्लस का आता है, तो बच्चों को कैसे इंटरेस्ट करें लीगल में, किस तरह से प्रिपेयर करें या किस तरह के सेक्शंस पे वो ज़्यादा वर्क करे कि उसका एक स्कोर अच्छा बन सके। इनिशियली आई वुड से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जब लीगल वो लोग देखते हैं, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके लिए नया होता है, जो पहली बार देखना है, सो वो उनके लिए एक सरप्राइज आता है कि ये क्या चीज़ है, समथिंग न्यू, हमने कभी लाइफ में कभी पढ़ा नहीं। बट देन इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लीगल इज नथिंग बट वॉट इज हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ, बिकॉज उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं लीगल, आप इफ़ यू सी कोई भी क्लैट है एलेट के एग्जाम्स के पेपर्स, तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो डेली लाइफ की होती है, उसके जो इश्यूज होते हैं वो डेली लाइफ के होते हैं, उसके आंसर भी आपको डेली लाइफ में मिल जाएंगे। तो आपको लीगल इश्यूज को एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम की तरह देखना है कि अगर आपके साथ हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसको एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम की तरह देखें, फिर उसको सॉल्व करने पे आप धीरे धीरे जब वैसे अप्रोच करेंगे तो आपके लिए एक फेमिलियरिटी आ जाएगी लीगल क्वेश्चंस में। एंड फिर अदरवाइज ऑल्सो अगर लीगल इशू आपको देखना है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट न्यूज़पेपर से आप स्टार्ट करें। मेक श्योर यू हैव अ हैबिट, फॉर एवरी स्टूडेंट आई वुड से दे हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर इज समथिंग जो कि आपको एक सोसाइटी में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कोर्ट्स में क्या चल रहा है, कोर्ट कचहरी में क्या चल रहा है देश में दुनिया में, वो आपको एक बैकग्राउंड एनालिसिस दे देगा। जब आपको वो बैकग्राउंड पता चलेगा तो वो आपके साथ हमेशा एक फैमिलियरिटी रहेगी। तो आपके लिए लीगल जो एरिया है दैट वुड बी वेरी मच इजी टू कंप्लीट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप लीगल के जो भी मॉक्स आते रहते हैं वो अपना करते रहें, स्टडी मटेरियल आते हैं वो देखे रहें, हमारे कोचिंग में बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल्स हैं उसको भी देखिए, वो बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करके पूरा समझाते हैं। लाइक आपके टफेस्ट से टफेस्ट जो आपके लीगल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको इतना ईजिली इतने सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन किया जाता है उसमें। सो दैट इज समथिंग विच कैन ऑल्सो हेल्प यू। तो इसका मतलब है कि लीगल एप्टीट्यूड एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर तो करंट जीके और दोनों में भी हेल्प करने वाला, एक तरह से स्कोरिंग हो गया। यानी कहने का मतलब जो जजमेंट, जो चीजें करंट में आ रही है वो प्रैक्टिकल बच्चा रियलाइज करे तो वो चीजें भूलेंगे नहीं। तो करंट अफेयर्स के लिए भी अगर करंट न्यूज़पेपर पढ़ना है तो हमारे साथ एक एडवांटेज ये आ जाता है कि हम न्यूज़पेपर से दो सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड। तो क्या अभी न्यू ट्रेंड में जो लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें कितने स्टैटिक बनते हैं और कितने करंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं सर, इसका कैसे बच्चा चीजें करे कि स्टैटिक में लीगल में कौन सी बुक या कैसे पढ़ना चाहिए और करंट से कितना परसेंट अब न्यू पैटर्न पे क्लैट में आ रहा है। अभी तो आप एवरी संडे मॉक डिस्कशन भी आप करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि चीजें कैसे हो रही है, उसके लिए क्या सजेशन लेने चाहिए? यस सर, फर्स्टली आई वुड कंप्लीटली एग्री विद यू कि न्यूज़पेपर से दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, और मेरा तो ये कहना है कि अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े तो तीन सब्जेक्ट हो जाते हैं। I was about to add this. Yes. Overall, I'm seeing an overarching theme कि देखिए, चाहे आप लीगल को देख लीजिए, चाहे आप करंट अफेयर्स देख लीजिए, चाहे आप इंग्लिश देख लीजिए, all of these subjects across board require you to be a very well read person. आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप समझेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, I totally agree to it, sir, कि आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो प्रेफरेबली ट्राई टू रीड एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, आपके मल्टीफोल्ड एडवांटेज हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात हो गई कि एक काम से कई सब्जेक्ट कवर हो गए, यानी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, हमारा लीगल एप्टीट्यूड हो रहा है, करंट अफेयर्स एंड जीके हो रहा है। तो अगर बच्चा अपने बिजी शेड्यूल में से अगर मैं कहूँ कि ब्रेकफास्ट पर 10 मिनट्स न्यूज़पेपर देखा, लंच टाइम में थोड़ा देखा, डिनर में देखा और प्लस एक्स्ट्रा, तो अगर वो इतना एक अपनी हैबिट में डाल ले, वो एज ये ना देखे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बस वो एक इंटरेस्ट क्रिएट कर ले न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स की चीजों पे, तो मुझे लगता है तो 50% प्रिपरेशन तो स्टूडेंट की वैसे ही हो गई। बिल्कुल, क्योंकि करंट और डिनर करते करते आधे घंटे न्यूज़पेपर देख लिया, लंच में जब भी उसको वक्त मिला, बैग में स्कूल टाइम पे ब्रेक मिला, अपना खोला न्यूज़पेपर और चीजें अच्छी कर। इनफैक्ट वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव डिलिजेंट स्टूडेंट्स सर, जिनको मैंने देखा है वो एक्चुअली न्यूज़पेपर क्लासरूम में कैरी करते हैं बिफोर आवर क्लासेस कमेंस। उनके क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने बच्चों को देखा है एक्चुअली सिटिंग डाउन विद द न्यूज़पेपर एंड डिस्कसिंग द इवेंट्स ऑफ द डे, व्हिच इज सच अ वेलकम थिंग टू सी। तो सर अब जब ये बात लीगल एप्टीट्यूड की हो ही रही है तो लीगल के साथ एक लॉजिकल भी आता है कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और मेरा मानना है क्योंकि मैं खुद एप्टीट्यूड देखता हूँ कि जिनकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है तो एक तरह से ओवरऑल क्लैट पेपर बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग,
क्योंकि वो एप्टीट्यूड इस तरह से है, वो कोई भी सेक्शन ले रहा है तो कंप्रेंशन बेस्ड लेगा और उसके आंसर आपसे दे रहा है जो उस पैसेज के अंदर है या उससे हिडन है, उसको निकाल के देना है। तो लॉजिकल को, क्योंकि मैंने बच्चों से सुनते देखा कि बहुत सिंपल बना देते हैं लॉजिकल और इंग्लिश को, क्योंकि मैंने खुद सुना है कि अब बोलते इससे बेस्ट तो कोई दे ही नहीं सकता। तो सर क्या आप ऐसा करते हैं कि बच्चे आपके फैन हो जाते हैं लॉजिकल सेक्शन में? सर देखिए, आपने बहुत अच्छी चीज़ अंडरलाइन की है। मैं इस चीज़ को रीस्ट्रेस करूंगा कि आपका जो प्रोफेशन, जो आपने अपने लिए करियर चूज किया एज ए लॉयर, उसका पूरा करियर ही बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स पे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पे, लॉजिकल रीजनिंग पे है। तो लॉजिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम कहीं से भी इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार बच्चे एक मॉक्स में कहते हैं कि हमसे लॉजिकल का एक पैसा छूट गया। मैं उनको सजेस्ट करता हूँ इंग्लिश का भले एक पैसे छोड़ दो, लॉजिकल का मत छोड़ो। दो स्कोरिंग सेम है, बट दिस इज व्हाट योर प्रोफेशन विल इंटेल। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत सिंपल शब्दों में कहूंगा, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ पुटिंग अप एन आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट कैसे रखा जाता है, कैसे उसे वीकन किया जाता है, कैसे उसे स्ट्रेंथन किया जाता है। विदाउट इवन रियलाइजिंग बच्चे ये काम डेली लाइफ में करते हैं। जब क्लास में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, तो वो आर्गुमेंट ही दे रहे होते हैं। उनको बस इस प्रोसेस को अच्छे से समझना है। इसमें बेसिक ये होता है कि आप आर्गुमेंट्स, अजम्पशन, कंक्लूजन के बीच का डिफरेंस समझिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। क्लास में जो बताया जा रहा है, इस सब्जेक्ट में नोट्स बहुत कम होते हैं सर, पर इस सब्जेक्ट को आप जब क्लास में समझ रहे हैं उस समय कोशिश कीजिए आप 100% समझ लें और उसी दिन घर में जाके वो एक्सरसाइज कर लेंगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेंगे, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल नेवर फॉरगेट द कॉन्सेप्ट्स इन योर एंटायर लाइफ। फॉरगेट अबाउट क्लैट एग्जाम, आपको अपने प्रोफेशन में भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो सर लॉजिकल की प्रैक्टिस के लिए बच्चों को क्लास के अलावा किन रिसोर्सेज से उनको एक कलेक्ट करना पड़ेगा? जहां तक मैं समझता हूँ सर कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जो क्लैट में है वही कैट में शायद क्रिटिकल रीजनिंग के नाम से एक तरह से देखा जाए, जहां तक मैं देखता हूँ पेपर। एकदम सही कह रहे हैं सर। तो इनफैक्ट क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? सर दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस है कि कैट का क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओरिएंटेड है, इधर लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा ज्यादा इंटेंसिफाइड है। आपने जैसे पूछा कि इसका मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करें, मैं बच्चों को हमेशा ये क्लास में और क्लास के बाहर भी सजेस्ट करता हूँ कि आपने जो कोचिंग ज्वाइन की है उसका फुल एडवांटेज लीजिए। आपने कोचिंग इसीलिए ज्वाइन की है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े मटेरियल के लिए। we are very lucky in the sense, and I'm very proud to say that the material that we provide is one of the best in class. आप इतना ही मटेरियल कवर कर लें, जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है, ऑनलाइन रिसोर्सेज मिले हैं, ऑफलाइन रिसोर्सेज मिले हैं, बुक्स मिली हैं, उनको कवर कर लीजिए। उसके अलावा आप मॉक्स लगाइए, उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद टीचर से जरूर डिस्कस कीजिए कि आपका आंसर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। इसके इतर भी, beyond this, if you want some other material, I would suggest that you can take up a few mocks for CAT और for that matter even GMAT, जो एक इंटरनेशनल एग्जाम है और जिसमें बहुत अच्छी रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप GMAT के कर लोगे तो आपको CLAT का लॉजिकल रीजनिंग बहुत डुएबल, बहुत मैनेजेबल लगेगा। बच्चों को एक GMAT लेवल का एक क्रिटिकल रीजनिंग अगर करते हैं तो क्लैट के एग्जाम में काफी हेल्प करता है, बहुत हेल्प मिल जाती है। तो सर ये बताइए, नॉर्मल बच्चे और एक टॉपर्स में, क्योंकि आप खुद टॉपर्स रहे हैं, क्या ऐसा डिफरेंस है या क्या बच्चों को करना चाहिए कोई टॉप 10 रैंक पे? और मैं टीसीएम के कुछ ऐसे स्टूडेंट को चाहता हूँ जो इस रैंक को पाए, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्या करना होगा तो एक रैंकर्स बने? तो सर मेरा ये मानना है कि नॉट जस्ट हार्ड वर्क, इट्स ऑल्सो स्मार्ट वर्क। तो स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके नहीं आगे बढ़ सकते, आपको स्मार्टनेस भी लाना होगा अपनी पढ़ाई में। आपको देखना होगा, एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरह अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इट्स नॉट अबाउट 90% या 95%, इट्स अबाउट बिकमिंग बेटर देन दी अदर्स। तो यहाँ आपको कॉम्पिटिशन अपना देखना है। जब कॉम्पिटिशन देखना है तो आपका कॉम्पिटिशन ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी क्लास में 10 लोग से बेटर हूँ या अपने शहर में 100 लोग से बेटर हूँ, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो वन हैज टू मेक श्योर कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाए। अब किसी का होता है कि लीगल किसी का वीक है, कुछ बच्चों का होता है कि लॉजिकल थोड़ा वीक होता है, कुछ का इंग्लिश थोड़ा वीक है। सो फर्स्टली दे शुड नो टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम्स। बहुत लोग ये करते हैं कि बस मेहनत करते हैं, पढ़ते जाते हैं, दे विल कीप मगिंग अप थिंग्स एंड ऑल, अच्छे हो जाते हैं, बट दैट विल नॉट मेक देम बेस्ट। उनको अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उस पर वर्क करना पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर आई बिलीव बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉल्टर करते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, बस पढ़ते रहते हैं, बेसिक सिलेबस कंप्लीट किया, मॉक्स दिए, आ गए। एंड दैट इज सेकंड पॉइंट कम्स एनालिसिस ऑफ मॉक्स। जो टॉपर्स होते हैं वो मॉक के एनालिसिस में मॉक देने से ज्यादा टाइम लगाते हैं।
अगर आप 1.5 घंटे का मॉक दे रहे हो तो जो टॉपर होगा वो 3 घंटे को उसको एनालाइज करेगा उस मॉक। आप जब मॉक को एनालाइज करते हो तो आप देखते हो आपको किस क्वेश्चन में कितना समय लगा, क्यों ज़्यादा समय लगा, किसी क्वेश्चन में आप नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, वो कौन सा टॉपिक है जहाँ पे आप कर रहे हो। तो वो बहुत ही डिटेल एंड नुआंस्ड आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। जब वो आप डिटेल एंड नुआंस्ड एनालिसिस के एरिया पे आप पहुंचेंगे देन यू रियलाइज कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, आप कहाँ कहाँ सही कर सकते हैं। जब आप सारी एरियाज आइडेंटिफाई कर लेंगे, उस पर वर्क कर लेंगे, देन यू विल सी एज अ स्टूडेंट कि आप हर चीज में बेटर हो चुके हैं एंड तब आपकी रैंक अच्छी आएगी। सो दैट इज आई बिलीव इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड स्टूडेंट एंड अ बेस्ट स्टूडेंट। To add on to this, I would also definitely say कि mock analysis, like one mock daily, मैं कहता हूँ close to the exam, आप सुबह एक mock लीजिए, फिर पूरे दोपहर पूरी शाम निकालिए उस mock की analysis करने में। और mock की analysis सर ने बहुत, I could not have said it better, but I would still like to add, आप एक एक ऑप्शन को देखिए किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा करने का एक तरीका होता है उस एग्जाम की रिदम को पकड़ना, जिसने वो टेस्ट पेपर सेट किया उसके माइंडसेट को पकड़ना। एक बार आप उस माइंडसेट पकड़ लोगे तो आपको उस एग्जाम के लिए कोई फर्दर प्रिपरेशन ऑनेस्टली स्पीकिंग जरूरत नहीं रहेगी। आपको देखना है कि अगर ये ऑप्शन इस एग्जाम में गलत कहा जाता है, से इट इज एन एक्सट्रीम ऑप्शन, सो आपको वो रिदम पकड़नी है, वो ऑप्शन गलत है। जब आप उसको इट्स लाइक क्रिएटिंग अ मसल मेमोरी, यू नो, इट्स ऑन अ बैट्समैन नो मैटर हाउ परफेक्ट ही इज, they still go for net practice and they practice their shot again and again and again and again. Why? Not because they are going to receive the same ball when they are on the pitch, but because this will create the muscle memory or the gut reflex. जब वो next time वैसी situation देखेंगे, वैसा question देखेंगे, वैसा bowling attack देखेंगे, it will instinctively come to them what is the right answer. So please, we cannot overstress on the fact, आप इस चीज को एकदम से अच्छे से समझ लीजिए, एक bright student और एक topper का डिफरेंस ये जो एनालिसिस ऑफ द मॉक है ये क्रिएट करता है। सर जैसे टीसीएम मल्टीपल सीरीज ऑप्शंस देता है, अगर tcmeducation.in के वेबसाइट पे जाएंगे और टेस्ट पैनल पे जाएंगे तो पैनल 1, पैनल 2 एंड A1 रैंकर्स हम ट्रिपल टेस्ट सीरीज एडवांटेज देते हैं। तो क्या मल्टीपल सीरीज बच्चे के मॉक देने से एक एडवांटेज ज्यादा अच्छा होता है कि एक पर्टिकुलर मॉक सीरीज को ही करता रहे उससे फायदा होता है? स्टूडेंट के टॉपर बनने के लिए क्या मल्टीपल सीरीज रिक्वायर्ड है? क्योंकि टीसीएम ऐसा करता है, उसका मानना है कि बच्चे जितने डिफरेंट रिसोर्सेज से मॉक टेस्ट देंगे तो उसके स्कोर बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि एक ट्रेंड बेस्ड मॉक बनते हैं। तो जब हम कई ट्रेंड अपने साथ लेके चलते हैं तो हम एक सही प्रिपरेशन, क्या ये हमारी टीसीएम की जो सोच है ये सही है या इस पर कुछ सजेशन आप देंगे? बिल्कुल सर इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग अगर अपना सिलेबस देखें, लीगल का, इंग्लिश का, करंट अफेयर्स फॉर स्पेशली या लॉजिकल सिलेबस, जैसे हम कहते हैं सागर अता है, वैसे ही सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस का देयर इज नो एंड टू इट। लीगल आप कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, करंट अफेयर्स कहीं से भी आ सकता है। तो जब हम लोग अगर किसी एक स्ट्रैटेजी या किसी एक पर्टिकुलर बस ट्रेंड में चलेंगे, अगर मान लिया कई लोग कहते हैं कि पिछले 4 साल के बस पेपर देख लो, वैसे ही क्वेश्चन कर लो, होता क्या है नेक्स्ट टाइम वी डोंट नो किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट आवरसेल्फ हर तरह के क्वेश्चंस के लिए, एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव जब ट्रिपल सीरीज जो होती है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज हम लोग स्टूडेंट्स को हर तरीके के क्वेश्चन से फैमिलियराइज कराते हैं, उनको अडेप्ट कराते हैं कि देखिए ये भी तरह क्वेश्चन है, इजी भी आ सकते हैं, टफ भी आ सकते हैं, इस एरिया से भी आ सकते हैं, कुछ और एरिया से भी आ सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी डोंट नो एग्जाम में क्या आने वाला है, नो वन नोस। हाउसएवर अ गुड टीचर इज, वो आपको ये नहीं बता सकता कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, बट आपको प्रिपेयर कर सकता है उस क्वेश्चन के लिए, उस सिचुएशन के लिए जहां पे आपके ऊपर कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन फेंक दिया जाए, एंड आपको ये ना लगे कि नहीं मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको जाए डटे, उस क्वेश्चन को करें, एंड आई बिलीव जो हम लोग का अप्रोच है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज नॉट डन बाय एनी अदर कोचिंग, हाउ जितना मैं जानता हूँ, एंड दैट इज व्हाई दिस शुड बी डन बाय स्टूडेंट्स। तो अब लास्ट में मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैं खुद उस सेक्शन को लेता हूँ, ज्यादातर क्लैट के बच्चे सर आप देखे होंगे कि इस सेक्शन को छोड़ ही देते हैं। मेरा मानना है कि जो भी बच्चा इस एग्जाम में टॉपर्स बनता है तो विदाउट एप्टीट्यूड टॉपर्स नहीं बन सकता, क्योंकि वो 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉलिड होते हैं। तो अगर बच्चा इसमें बहुत थोड़ी मेहनत करनी, मेरा मानना है 5 to 6 टॉपिक्स प्रिपेयर करने, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, तो बच्चा अगर ये सेक्शन करता है तो यहाँ पे सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। तो इन जनरल क्योंकि जीएस है या लीगल है, इनमें कुछ क्वेश्चन
गलत होने के चांसेस होते हैं। देखिए अगर उसको टॉपर रैंक पे जाना है 110 ऐसे पहुंचना है तो उसको ये सेक्शन करना ही होगा। तो मेरा सजेशन ये होगा कि क्वांट के सेक्शन में भी बच्चों को एक टाइम देना पड़ेगा। मोस्टली बच्चे उस सेक्शन को छोड़ देते हैं, यही वजह है कि उनका स्कोर एक जो होना चाहिए गुड स्कोर वो नहीं रह जाता। क्या इसको सही आप मानते हैं, सेक्शन को टाइम देना चाहिए? बिल्कुल एज ए टॉपर आप? बिल्कुल सर। फर्स्टली मैं ये कहूँगा इसमें आपके 1 मार्क्स आपकी 100 से ज़्यादा रैंक्स अफेक्ट करती है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई सेक्शन में कम मार्क्स हमसे पूछे जाए, कम मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है, आपको अच्छा कॉलेज के लिए अप्रोच करना है, तो यू शुड नेवर लीव एनी सेक्शन, एनी टॉपिक, एनी चैप्टर। आपको हर चीज पे फोकस करना चाहिए, हर चीज पे बराबर आपको अपना ध्यान देना चाहिए। एंड फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वांट पे भी ध्यान दें, बिकॉज क्वांट इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। उसमें चांसेस है कि आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं 12 में इसके अलावा सर आपको एक व्हाइल राइटिंग द एग्जाम आपको एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है। क्वांट्स ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट योर राइट आंसर। और वो विद इन द एग्जाम वो इतना अच्छा साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है कि हाँ मेरे अब ये 10 क्वेश्चंस आर इन माय किटी, नाउ व्हाटएवर आई विल स्कोर फर्दर इज बोनस। तो क्वांट्स इसलिए करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें आपको डेफिनेट आंसर मिला और वो डेफिनेट आंसर आपको पता है कि वो सही है। इंग्लिश में, लॉजिकल रीजनिंग में, लीगल रीजनिंग में जितना भी आप प्रिपेयर होके जाओ, अनलेस यू चेक विद द आंसर की यू विल नेवर बी श्योर कि आपका आंसर सही है। ठीक है, क्वांट्स इज द ओनली सेक्शन जो आपको विद इन द एग्जाम आपको बताएगा कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कुडंट एग्री मोर। हां, दैट विल ऐड टू योर मोरल लाइक बिग टाइम। तो सर अब क्लैट एग्जाम के लिए 80 डेज के अप्रॉक्स बचे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेज जो होते हैं वहीं से बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं और एक तरह से कुछ बच्चे कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन में भी चले जाते हैं। इन सारी पोजीशन से बच्चों को बाहर कैसे लाया जा सकता है, क्या वो करे और क्या ना करे, तो अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है और एक अच्छा क्लैट में स्कोर लाके टॉप एनएलयूज में जा सकते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा पॉइंट क्या देंगे आप? Sir, I believe 80 days is not a less amount of days. 80 days में one can do wonders. आपको बस अपना स्ट्रक्चर करना होगा अपनी स्टडीज। सो फर्स्टली आई वुड ऑलवेज सजेस्ट अ स्टूडेंट कि वो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करे। लेट्स से उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ही शुड फोकस ऑन मॉक्स मैक्स टू मैक्स दे, एनालिसिस मैक्स टू मैक्स करे एंड साथ में रिविजन चलता रहे। ये पैटर्न उसका होना चाहिए। मॉक्स जितने ज्यादा देना है दे, बट एट द सेम टाइम जब एग्जाम एकदम एंड में आ जाए, क्लोज आ जाए, लेट्स से जब आपके 10 दिन बचे हो, 7 दिन बचे हो, तब मेरा ये मानना पर्सनल है, सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है, मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी भी था कि मॉक्स हमने ना के बराबर कर दिए, खत्म कर दिए। बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है मॉक्स में आपके कम मार्क्स आ गए तो एग्जाम के पहले मे भी आपको कॉन्फिडेंस आपका नीचे, मोरल डाउन कर दे, तो मॉक्स उस समय ना दे। उस समय आपका फिर ध्यान होना चाहिए रिविजन पे। बट लास्ट 80 डेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज की तरफ भागते हैं। वो इधर से ही पढ़ेंगे, फिर कोई और कोचिंग का ही मटेरियल ले लेंगे, फिर कोई और यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, कहीं इंटरनेट पे देख लेंगे, एक ही टॉपिक को 10 जगह से पढ़ेंगे। आई वुड सजेस्ट आप एक टॉपिक पढ़िए, आपने अगर कोचिंग ज्वाइन की है उसके मटेरियल उठाइए, उसको आप 10 बार पढ़िए इंस्टेड ऑफ 10 जगह से पढ़िए। आप एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिए, दैट शुड बी द फोकस ऑफ द स्टूडेंट्स। ये तो सर आपने मेरे दिल की बात छीनी, सही बताया। मैं अपने क्लास में बच्चों को एक सेंटेंस है, कॉमन है, किसी बैच में मेरी देखेंगे मैं बोलता हूँ कि 10 अलग अलग बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ दिया जाए, तो वो चीज बहुत अच्छी होती है। क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस लेने से एक कंफ्यूजन होते हैं। तो मेरा मानना है कि एक ही चीज को क्यों ना हम लोग 10 बार करें। तो ये तो है कि क्योंकि लास्ट टाइम इसका भी दें उसका भी दें, देखा जाए है एक ही चीज लेकिन डिफरेंट वेज में लिखने बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये तो मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ कि 20 अलग अलग 10 अलग मैथ्स की बुक लगाने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार लगाओ, सब वही उसी के अंदर छिपा। ये तो बहुत अच्छी बात आपने करी। सारे क्या सजेशन देंगे बच्चों को कि इंग्लिश और लॉजिकल में क्या नहीं करना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, तो बहुत जगह से वो लोग सुन लेते हैं। तो क्या है? देखिए सर, लास्ट 80 डेज बचे हैं। मैं स्टूडेंट से यही कहूंगा कि सबसे पहले ये चीज अच्छे से समझ लें, द नेक्स्ट 80 days आर गोइंग टू डिटरमिन द नेक्स्ट 50 years ऑफ योर लाइफ। आप किस शहर में रहेंगे, कौन सी गाड़ी में घूमेंगे, कौन से घर में रहेंगे, who you would get married to, इनफैक्ट आपके बच्चे किस स्कूल में जाएंगे और किस सोसाइटी में रहेंगे, ये सब डिसाइड होगा नेक्स्ट 80 days में। सो गिव इट योर बेस्ट शॉट। डोंट वांट टू साउंड लाइक ए मोटिवेशनल स्पीकर, बट इट इज व्हाट इट इज। ये 80 days अगर आप लग के मेहनत कर लोगे, और मेहनत जैसा सर ने कहा, यू हैव टू वर्क स्मार्ट।
Now, how do we work smart in the last 80 days? So, as far as English and logical reasoning is concerned, honestly, there is no syllabus and you don't require revision as much. Current affairs, GK और legal reasoning में आपको revision की जरूरत है. Cons में please उसको thoroughly revise कीजिए. I just ask for like 1 hour of your day per day. आप 1 घंटा बैठ के पैसेजेस सॉल्व कीजिए. एक दिन इंग्लिश के 2 पैसेजेस सॉल्व कीजिए, एक दिन लॉजिकल रीजनिंग के 2 पैसेजेस सॉल्व कीजिए. इसे करने के बाद आप इसको एनालिसिस में 1 घंटा और दे दीजिए. सो इफ यू डिवोट 2 hours like in a day, 1 hour for writing, like taking the test or writing whatever passages you want to write, and 1 hour in analyzing it, you will be all set. Secondly, मैं ये कहूँगा, be confident. Don't second guess. This is very important, and I keep telling this to you in class as well. You guys are very intelligent, come from very good in schools, and like intelligence combined with talent, combined with hard work, you have it all. Okay, just trust in yourself. Don't second guess. Don't overthink. कई बार ऐसा भी होता है, बच्चे इतना अच्छा प्रिपेयर कर चुके होते हैं that when they are writing the exam, they think that the answer could not be this simple. But sometimes the simple and the easy way is the way to go. तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए, like I said, एग्जाम की रिदम पकड़िए and practice as much as you can. That is the only thing that is required of you at this stage. All the best for your exam. I'm extremely thankful to both the panel members for joining us today and doling out advice. We all hope and pray for a wonderful future and wonderful results. Wish you all the luck. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you.